जय हिंद। जैसा कि आपको पता होगा, हम आप लोग के लिए हर एक सोमवार, बुधवार, शुक्रवार रात में आप लोग का 8 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज लेके आए हैं। जो भी बच्चे क्लास 12 के हैं, फिजिक्स का तैयारी करना चाहते हैं अच्छे से, ताकि आपका एग्जाम में चाहते हैं बढ़िया मार्क्स आए, तो सिंपल से आपको ऑब्जेक्टिव का अच्छा से तैयारी करना होगा। और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रटने से काम नहीं चलेगा, आपको समझना होगा। तो इसी के लिए आप लोग के लिए सीरीज लेके आए हैं। हर एक दिन कुछ क्वेश्चन बताते हैं न्यूमेरिकल कर, वो सिर्फ आलतू फालतू क्वेश्चन कोई भी नहीं उठाते हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाते हैं। तो इसका तैयारी कर लीजिए साथ साथ में, तो क्या होगा, आपका बिल्कुल अच्छे से एग्जाम का तैयारी हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो बाबू हम लोग यूनिट 2 स्टार्ट किए। यूनिट 2 यानी धारा विद्युत की, जिसको आप लोग अध्याय 3 भी बहुत जगह लिखा रहता है किताब सब में, लेकिन हम यूनिट के हिसाब से पढ़ाते हैं तो हम बोलते हैं यूनिट 2। क्लियर है? तो उसका नाम है धारा विद्युत की, और धारा विद्युत की का हम लोग ऑब्जेक्टिव करने वाले हैं। 15 ऑब्जेक्टिव हो गया है, आज से 16वां ऑब्जेक्टिव स्टार्ट होगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 16। तो क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा धातु के बने किसी घनाभ की चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। बोल रहा धातु का बना एक घनाभ है, उस घनाभ का चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है, तथा लंबाई चौड़ाई की दोगुनी है। जो लंबाई है वो लंबाई जो है चौड़ाई का कितना है, दोगुना है। क्लियर है? तो बोल रहा समांतर सतहों के बीच महत्तम और लघुत्तम प्रतिरोधों का अनुपात होगा। यानी समांतर सतह के बीच महत्तम और लघुत्तम जो प्रतिरोध निकलेगा उसका अनुपात पूछ रहा है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बाबू सबसे पहले आप लोग को एक घनाभ बनाना होगा। तो चलिए इसको हम एक घनाभ, ये मान लीजिए घनाभ है, ठीक है, दिख रहा होगा आपको ये घनाभ है। बाबू इस घनाभ में साफ साफ यहाँ क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन में कि बाबू इस घनाभ का जो है चौड़ाई और ऊंचाई बराबर है। अगर इस चौड़ाई को अगर हम L माने तो ऊंचाई का भी क्या होगा, L, यानी चौड़ाई और ऊंचाई क्या है, बराबर है। लेकिन बोल रहा है लंबाई जो है वो चौड़ाई का दोगुनी है। तो इसका जो ये लंबाई है, ये चौड़ाई कितना माने L, तो उसका दोगुना है, यानी 2L है। क्लियर है? और ये घनाभ है। अब इमेजिन करो, इस सतह को अगर देखें, ये वाला सतह और ये वाला सतह, ठीक है, तो इस सतह का अगर एरिया अगर हम A मानते हैं तो इसका भी A ही होगा। दोनों, इस सतह और इस सतह का एरिया A होगा। लेकिन अगर हम ये वाला सतह का बात करें, समांतर सतह का देखना है, तो ये वाला सतह देखें, या फिर ऊपर वाला नीचे वाला भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो चलो ऊपर नीचे वाला ही देखते ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये ऊपर वाला और नीचे वाला सतह देखें, तो इस सतह का एरिया हो जाएगा 2A, इसका भी हो जाएगा 2A। क्यों? क्योंकि लंबाई गुने चौड़ाई जब करेंगे तो सिंपल सा ये गुना ये जब करोगे तो इससे दोगुना है, तो भाई इसका एरिया दोगुना निकलेगा, देख लेना। ठीक है? यानी इसका एरिया A है, इसका भी A है, इसका 2A है, इसका 2A है। क्लियर है? और आपको पता होगा कि प्रतिरोध जो है R होता है, वो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके, क्षेत्रफल के। यानी क्षेत्रफल अगर ज्यादा होगा तो प्रतिरोध कम होगा। क्लियर है? क्षेत्रफल ज्यादा तो प्रतिरोध कम, और क्षेत्रफल कम तो प्रतिरोध ज्यादा। तो इमेजिन करो, सोच लो कि अगर मान लो ये वाला सतह जिसका क्षेत्रफल A है, जिसका क्षेत्रफल कितना है वो A, तो उसका अगर हम प्रतिरोध R माने हैं, तो इस सतह का अगर R है तो इस सतह का भी R होगा। क्लियर है? और यहां देखो जरा सा, इसका क्षेत्रफल दोगुना है, ठीक है, और क्षेत्रफल बढ़ेगा तो प्रतिरोध घटेगा। तो इस सतह का जो प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, R/2 हो जाएगा। क्यों R/2 होगा? क्योंकि सिंपल सा भाई, सिंपल सा अगर देखें तो ये वाला सतह का क्षेत्रफल दोगुना है, और क्षेत्रफल बढ़ा, दोगुना हो गया तो प्रतिरोध आधा हो गया। तो बोलो इसका R/2, तो इस सतह का भी कितना, R/2। और जो कि समांतर सतहों का देखना है, तो बोलो ये R और ये R समांतर में है, और समांतर में अगर इस दोनों को सॉल्व करेंगे, ये R है और ये R है, R और R समांतर में जोड़ेंगे तो इस दोनों का मिलाकर के समतुल्य प्रतिरोध आ जाएगा हमारा R/2। कितना आ जाएगा, R/2। और इसको और इसको अगर इसको अगर समांतर में निकालें तो R/2 है, R/2 है। अगर इस दोनों को समांतर में निकालेंगे तो सिंपल से कितना हो जाएगा, इसका R/4। क्लियर है? R/4। और बोल रहा है ये महत्तम मान हो गया, ये न्यूनतम मान हो गया, तो इसका अनुपात पूछ रहा है। तो अनुपात अगर निकालें तो R से R कट जाएगा, 4 ऊपर चल जाएगा, तो 4/2, यानी आंसर आएगा 2। याद रखिएगा इसका अनुपात कितना आ रहा है, 2 आ रहा है ऑप्शन में। तो देखिए इसका आंसर चला गया C नंबर। क्लियर है? देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसीलिए याद रखिएगा बाबू, ध्यान से, ठीक है, जो पढ़ाते हैं उसको अच्छे से क्लियर कीजिएगा, कारण क्या, बहुत कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा।
हो सकता है कोई बच्चा को ये समझ में नहीं आया होगा ये आर है ये आर है, तो इस दोनों का मिला के r/2 कैसे हुआ। तो चलो उस चीज को भी समझा देते हैं। याद करो हम सिखाए थे प्रतिरोध को अगर समांतर में जोड़ेंगे, इमेजिन करो ये प्रतिरोध है और ये प्रतिरोध, दो प्रतिरोध है समांतर में जोड़े, इसका अगर वैल्यू आर है इसका भी आर है, तो अगर समांतर में जोड़ेंगे तो अगर वैल्यू सेम रहे तो क्या बोले थे, किसी एक का वैल्यू ले लो आर और बाई क्या ठो है 2 ठो, तो r/2 हो गया। क्लियर है। तो उसी तरह इसका r माने तो इसका r, दोनों समांतर में है तो r/2 हो गया। उसी तरह इस दोनों की बात करें तो ये r/2 था ये r/2 था, दोनों समांतर में है तो किसी एक का ले लो r/2 बाई 2 कर दो तो कितना हो जाएगा r/4। ये समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। ठीक है, तो चलिए आपको दिमाग में क्लियर हो गया होगा इसका आंसर कितना आएगा 2। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अगर ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है ध्यान से देखिए, यदि एक तांबे के तार को खींचकर उसकी लंबाई 1% बढ़ा दी जाए। क्या बोल रहा है, यदि किसी, क्या बोल रहा है, तार की लंबाई खींचकर कितना % बढ़ा दी जाए, 1% बढ़ा दी जाए, तो बोल रहा है प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होगी। यानी प्रतिरोध कितना % चेंज होगा, उस प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि आपसे पूछा जा रहा है। क्लियर है। तो चलिए ध्यान से देखिए बाबा, ध्यान से देखो, अगर हम प्रारंभिक लंबाई L1 अगर L मान लें तो बोलो अंतिम लंबाई L2 कितना हो जाएगा, L प्लस L का 1%। यही जी सिंपल सा, क्योंकि 1% बढ़ा दिए तो किसका बढ़ा है, उसका लंबाई का, यानी L का 1%। तो अगर L2 की बात करें तो L प्लस L का मतलब होता है गुना 1 और परसेंट मतलब हुआ 100 से भागा। तो अगर इसको सॉल्व करें तो L प्लस L इंटू 0.01। ठीक है, अगर L को कॉमन ले लिए तो 1 प्लस 0.01 हो गया, यानी सिंपल सा अगर इस दोनों को जोड़ेंगे तो 1.01 L हो गया। क्लियर है, यानी L2 का वैल्यू हो गया 1.01 L और L1 का वैल्यू L हो गया। तो हमारा L1 L2 जैसे ही निकल गया प्रतिरोध में कितना प्रतिशत वृद्धि होगा उसको निकालने के लिए हम सिखाए थे परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस। इसका फॉर्मूला था, याद करो, L2 बाय L1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। अगर याद हो L2 बाय L1 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%, ये था। तो अगर हम इसमें रख के सॉल्व करें L2 का वैल्यू, तो L2 का वैल्यू कितना है बाबू, 1.01 L। लिखिए 1.01 L बाय L1। L1 कितना माने हैं, L माने हैं, रख दीजिए इसका होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। तो अगर हम L से L कटा दिए, ठीक है, कितना हो गया, तो हमारा हो गया 1.01 का होल स्क्वायर -1 इंटू 100%। क्लियर है। अगर हम सॉल्व करें तो इसको देखिएगा 1.01 का अगर स्क्वायर करेंगे, ठीक है, तो चलिए करते हैं। अब क्या करो, 101 गुने 101 पहले कर दो, उसके बाद फिर पॉइंट रख लेंगे। तो चलो कितना हो गया 101, ठीक है, फिर 0 0, ठीक है, फिर जो है कितना 101, यह आया तो 1 0 2 0 1। क्लियर है, 1 0 2 0 1। क्लियर है, तो इसका आया 1 0 2 0 1। लेकिन देखो यहाँ पॉइंट 2 अंक के बाद था, तो यहाँ स्क्वायर के 4 अंक के बाद हो जाएगा, यानी यहाँ हो जाएगा -1 इंटू 100%। क्लियर है। अगर इसको देखें तो बाबू 1.0201 में 1 अगर घटा देंगे तो कितना आएगा, 0.0201 इंटू 100%। क्लियर है। अगर इसको गुना करेंगे 100% से, जैसे ही गुना करेंगे तो यहाँ आ जाएगा, तो हो जाएगा 2.01%। क्लियर है। तो इसका प्रतिरोध जो वृद्धि होगा वो होगा 2.01%। क्लियर है, जिसको हम लोग लगभग 2% भी बोल सकते हैं। देखिए है, तो इसका आंसर जाएगा बी नंबर, इसका प्रतिरोध 2% वृद्धि करेगा। कितना परसेंट, 2%। क्लियर है। तो ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। नेक्स्ट अगर देखें, बोल रहा है 18 नंबर, बोल रहा है किलोवाट घंटा मात्रक है। किलोवाट घंटा, याद करो किलोवाट घंटा जो है विद्युत ऊर्जा को मापने का मात्रक है, तो इसका आंसर जाएगा ऊर्जा का, बी नंबर। क्लियर है। बहुत फेमस क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बोल रहा है 5 ओम प्रतिरोध के
5 ओम प्रतिरोध के तार से जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होती है तो ऊष्मा ऊर्जा है या उत्पन्न ऊष्मा है। क्लियर है? तो चलो देखते हैं। याद करो उत्पन्न ऊष्मा E से सूचित करते थे, जो विद्युत ऊर्जा था वही ऊष्मा ऊर्जा होता है, इसको E से सूचित करते हैं। और इसका फार्मूला हम पढ़ाए होंगे V²/R × T, V²/R × T। क्लियर है? तो देखें अगर इसको तो बोलो V का वैल्यू कितना बाबू, वोल्टेज कितना, विभवांतर 7 वोल्ट है तो 7 का स्क्वायर किए, बाय R यानी प्रतिरोध कितना है बाबू 5 ओम है, रख दिए, इनटू टाइम कितना दिया 20 मिनट दिया है तो 20, और समय को जब भी लेना चाहिए सेकंड में लेना चाहिए, तो 20 मिनट दिया था तो इसको हम और 60 से गुना कर दिए ताकि सेकंड में चेंज हो जाए। क्लियर है? तो चलो कटाते हैं, ये चल गया 4 बार में, तो बोलो E बराबर कितना हो गया 49 हो गया, ये 7 का स्क्वायर 49 और ये हो गया 240। क्लियर है? तो इतना आ गया। ठीक है, तो E बराबर अगर इसको गुना करें 49 गुने 240 करें तो चलो पहले कर लेते हैं। 49 गुने कितना 240, तो एक काम करते हैं 49 गुने 24 कर लेते हैं, बाद में 0 रख देंगे। ठीक है, तो बोलो 9 चौके 36, हाथ में रहा कितना 3, बोलो 4 चौक 16, 3 19। ठीक है, बोलो कितना 18, और ये आपका 4 2 8, 4 2 8 1 9, तो हो गया 6, 9 8 17। ठीक है, 9 1 10 1 11, तो 1176 आ रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे 1176, लेकिन एक 0 है तो यहाँ एक 0 लग जाएगा। तो इतना जो है जूल उष्मा, इतना जूल उष्मा उत्पन्न होगा। देखो है ऑप्शन में? अच्छा नहीं है, क्यों नहीं है? देखिए ध्यान से, हम जो आंसर निकालेंगे जूल में निकालें। किस में निकालें? जूल में। देखो यहाँ पर सारा आंसर कैलोरी में हो गया। किस में? कैलोरी। तो सबसे पहले हम लोग को क्या आना चाहिए, इस जूल को हमको कैलोरी में बदलने आना चाहिए, तभी आंसर मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। तो चलो देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो बाबू अगर हम देखें कितना आसान है, ध्यान से देखो। सबसे पहले एक संबंध याद करो, आप लोग पढ़े होंगे 1 कैलोरी इक्वल टू होता है 4.2 जूल। केमिस्ट्री में पढ़े होंगे या फिजिक्स में भी पढ़ाए थे हम, जब या कार्य ऊर्जा शक्ति चैप्टर पढ़ाए थे। 1 कैलोरी बराबर 4.2 जूल। क्लियर है? तो बोलो 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 1/4.2 कैलोरी। याद रखिएगा इस संबंध को, अगर जूल में रहे और उसको कैलोरी में बदलना है तो क्या करना है 1/4.2 से गुना कर देना है। क्लियर है? तो चलो करते हैं। तो E बराबर बोलो 11760 जूल है, इसको कैलोरी में बदलने के लिए गुना किए 1/4.2 से। क्लियर है? तो ये किस में आ जाएगा? कैलोरी में। किस में? कैलोरी में। अब सिर्फ क्या करना है, गुना करना है, सॉरी सॉल्व करना है। तो सॉल्व करना तो आसान ही है, मेरे ख्याल से कर लोगे। ठीक है, और हम जहाँ तक देख पा रहे हैं लगभग 5 और ये तो लगभग 2800 जाना चाहिए। क्लियर है? देख लेना सॉल्व करके 2800 कैलोरी आएगा। क्या आएगा? 2800 कैलोरी। ठीक है, तो इसका आंसर कितना चला गया? डी नंबर हमारा। क्लियर है? तो ये जो था हमारा सिंपल सा क्वेश्चन नंबर 19 था, देख लिए। चलो नेक्स्ट देखते हैं। और धीरे धीरे हम इसलिए पढ़ा रहे हैं ताकि एक एक चीज आपको समझ में आए। समय भले लग जाए लेकिन क्लियर होना चाहिए, सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, बस हड़बड़ी में भागना नहीं हम लोग को। क्या बोल रहा है? स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाता है तो उत्पन्न ऊष्मा होगी। बाबा यहां बोल रहा है स्थिर विभवांतर, यानी विभवांतर नहीं बदल रहा है। तो बोलो जी E बराबर, याद करो आप पढ़े थे V²/R × T। तो इमेजिन करो यहां पर क्या बोल रहा है, V जो है ये विभवांतर, ये स्थिर है, यानी ये कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, और समय ये भी कांस्टेंट है, ये तो समय भी कांस्टेंट। तो बोलो E जो है ये इसको कांस्टेंट मान लेंगे तो क्या हो जाएगा? व्युत्क्रमानुपाती R हो जाएगा। तो अगर देखा जाए E व्युत्क्रमानुपाती R, R मतलब प्रतिरोध, तो प्रतिरोध बोल रहा आधा कर दिया जाए तो R का वैल्यू आधा कर दो, यानी 1/2 ले लो, तो ऊपर चल जाएगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी सिंपल सा 2 गुना हो जाएगा। कितना गुना? 2 गुना है आंसर। तो देखो बी नंबर 2 गुनी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है? बोल रहा है किसी विद्युत परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है कहा जाता है।
तो सिंपल सा प्रतिरोध कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर प्रतिरोध नहीं होता, धारा का विरोध ही नहीं होता, तो कभी भी विद्युत ऊर्जा ऊष्मा में नहीं बदलता है। क्लियर है? तो याद रखिएगा इसको क्या कहा जाता है, प्रतिरोध। नेक्स्ट बोल रहा है विद्युत हीटर में जिस पदार्थ का उपयोग किया जाता है वह है, तो नाइक्रोम। याद रखिएगा विद्युत हीटर में जो तार का यूज करते हैं जिस पदार्थ का, वो नाइक्रोम का बना होता है। क्लियर है? नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बोल रहा है विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, विद्युत परिपथ की शक्ति, तो सिंपल सा शक्ति P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, पढ़े होंगे P इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर, तो सी नंबर। नेक्स्ट बोल रहा है 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़े जाए तो उनकी सम्मिलित शक्ति होगी। तो बोलो श्रेणी क्रम में जोड़ा है तो 1/P इक्विवेलेंट बराबर क्या सीखा है, तो 1/P1 प्लस 1/P2। तो बोलो 1/P इक्विवेलेंट बराबर 1/P1। P1 कितना शक्ति है वो 60 वाट, प्लस 1/P2 कितना है 40 वाट। तो बोलो 1/P इक्विवेलेंट बराबर 60 और 40 का एलसीएम लिए 2400। बोलो इधर 40 इधर गया 60, तो हमारा कितना हो गया 100/2400। 2020 हड़ास तो ऊपर चला गया P इक्विवेलेंट, इसको अगर पलटे तो ये भी पलटेगा, तो इसका आंसर निकला कितना 24 वाट। इसको पलटे तो 24 वाट है आंसर। देखिए डी नंबर। और ये तो हम क्लास में भी इसको डील किए थे। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, शोषित विद्युत ऊर्जा, शोषित विद्युत ऊर्जा यानी विद्युत ऊर्जा जो खर्च होता है, ठीक है, जो विद्युत परिपथ में जो ऊष्मा व्यय होता है तो उसी कहते हैं शोषित ऊर्जा। तो बोल रहा है वो किसके, बोल रहा है विभवांतर के व्युत्क्रमानुपाती होता है, विभवांतर के समानुपाती होता है, विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होता है, इनमें से कोई नहीं, चार ठुम चुनना है। तो याद करो सिंपल सा E इक्वल टू होता है वी स्क्वायर बाय आर इंटू टी। तो ध्यान से अगर इसको कांस्टेंट मान ले तो E समानुपाती होगा वी स्क्वायर, यानी जो ऊर्जा है वो विभवांतर के वर्ग के समानुपाती होगा। देखो है ऑप्शन विभवांतर के वर्ग के समानुपाती, सी नंबर। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन देखा जाए तो बोल रहा है एक सूखे सेल का विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट, कितना 1.5 वोल्ट, तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। आंतरिक प्रतिरोध कितना है वो 0.5 ओम। तो बोल रहा है यदि यह सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पियर धारा भेजता है तो सेल का विभवांतर होगा, यानी जब 1 एम्पियर करंट चल रहा है तो सेल का विभवांतर, तो सेल का विभवांतर यानी बोले तो टर्मिनल विभवांतर पूछ रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला आपको पता होगा E इक्वल टू वी प्लस आई आर, E इक्वल टू वी प्लस आई आर। तो हमसे V पूछा जा रहा है तो V बराबर कितना हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे E माइनस आई आर। तो बोलो V बराबर E मतलब विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल कितना है 1.5 वोल्ट ले लिए, माइनस I मतलब धारा कितना है 1 एम्पियर ले लिए, इंटू R मतलब प्रतिरोध, आंतरिक प्रतिरोध कितना है 0.5 ओम। तो बोलो V बराबर हो जाएगा 1.5 माइनस 1 इंटू 0.5 यानी 0.5। तो इसको अगर घटा देंगे तो 1.5 में 0.5 घट जाएगा, तो आंसर निकलेगा 1 वोल्ट है ऑप्शन में। तो देखिए बी नंबर इसका आंसर गया, ठीक है। नेक्स्ट देखें अगर, तो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो बोल रहा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब एक परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, फिर समझते हैं। बोल रहा 2 वोल्ट विद्युत वाहक बल का सेल जब परिपथ में जोड़ा जाता है तो 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, इसका आंतरिक प्रतिरोध ओम में होगा, यानी आंतरिक प्रतिरोध ओम में कितना ओम होगा वो पूछ रहा है। यार कुछ है ही नहीं, याद करो I इक्वल टू होता है V बाय आर, ठीक है। तो आपको हम सिखाए थे V के जगह हम E भी लिख सकते हैं, विद्युत वाहक बल भी ले सकते हैं। तो याद करो I इक्वल टू E बाय आर है, I इक्वल टू E बाय आर, हमसे R पूछ रहा है तो R इक्वल टू कितना होगा E बाय I। तो बोलो R इक्वल टू E, विद्युत वाहक बल कितना है 2 वोल्ट, और I धारा कितना चल रहा 5 एम्पियर। तो बोलो अगर सॉल्व करें तो R इक्वल टू मेरे ख्याल से 0.4 ओम आएगा, 0.4 ओम है ऑप्शन, देखिए ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए इसको, तो बोल रहा है विद्युत वाहक बल की विमा है। सिंपल सा याद रखिएगा, विद्युत वाहक बल यानी एक तरह का वोल्ट, ठीक है, विद्युत वाहक बल यानी एक तरह का वोल्टेज, और वोल्टेज का मात्रक हम पढ़ाए थे वोल्ट,
या केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड क्यूब पर एम्पियर, ये पढ़ाए थे। और जब ये पढ़ा तो यहाँ से विमान निकालो, एम एल स्क्वायर टी पर पावर -3 ए पर पावर -1। देखिए कहीं पर है ऑप्शन में ml2 टी पर पावर -3 ए पर पावर -1, यानी डी नंबर। नेक्स्ट क्या बोल रहा है? बोल रहा है चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 बराबर 10 वोल्ट, E2 बराबर 6 वोल्ट, दोनों सेल या बोले तो बैटरी का EMF। क्या है? सेल या बैटरी का EMF। बोल रहा तथा R1 बराबर 2 ओम और R2 बराबर 1 ओम इसके आंतरिक प्रतिरोध है। तो बोल रहा CD के बीच सेल का विभवांतर होगा। C और D के बीच सेल का विभवांतर। फिगर सबको क्लियर दिख रहा है या नहीं दिख रहा है कैमरा में हमको पता नहीं, तो एक काम करते हैं फिगर हम फिर से बनाते हैं इस जगह ताकि आपको और क्लियर हो जाए। तो चलो जो बोल रहा है उस फिगर को अच्छे से दिखा दें पहले। ये फिगर है, ये E1 है, ये E2 है, ये R1 है, ये R2 है, ये बड़ी R है और इस पॉइंट का नाम दिया A, इस पॉइंट को B, इस पॉइंट को C और इस पॉइंट को D। क्लियर है? चलो ये दिया क्वेश्चन। अब चलो फिर से क्वेश्चन देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बोल रहा है चित्र में दिखाए गए परिपथ में E1 बराबर 10 वोल्ट है, यानी इसका वैल्यू 10 वोल्ट है, लिख लेते हैं। और E2 बराबर कितना? 6 वोल्ट, ये है 6 वोल्ट, लिख लिए। बोल रहा है क्या है? सेल का विद्युत वाहक बल है, EMF है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। और R1 है 2 ओम और R2 है 1 ओम। ये R1 इसका वैल्यू दे दिया 2 ओम और इसका वैल्यू दे दिया 1 ओम। तो बोल रहा है C और D के बीच सेल का विभवांतर होगा, यानी C और D, यानी इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच सेल का विभवांतर होगा। तो एक चीज जरा देखो ध्यान से, ये जो 6 वोल्ट दिया है ये विभवांतर है, ये विद्युत वाहक बल है। 6 वोल्ट क्या है? विद्युत वाहक बल। और यहां देखो परिपथ जुड़ा हुआ है, परिपथ जुड़ा हुआ डेफिनेट है, अभी तो विद्युत वाहक बल नहीं ना पाएगा, अभी क्या ना पाएगा? टर्मिनल विभवांतर। और याद करो एक कॉन्सेप्ट में हम सिखाए थे कि टर्मिनल विभवांतर का मान हमेशा विद्युत वाहक बल से तो कम होगा। यानी अगर इस जगह और इस जगह के बीच अगर हम विभवांतर का बात करें तो विद्युत वाहक बल यहाँ का 6 वोल्ट है, तो डेफिनेट 6 वोल्ट से जो भी होगा कम होगा। 6 वोल्ट से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, तो आंसर है, तो देखिए 6 वोल्ट से कम, बी नंबर। देख के लग रहा था न्यूमेरिकल है, जबकि न्यूमेरिकल नहीं है, कॉन्सेप्ट है। बहुत कोई बच्चा क्या होता है, देखता है डर जाता है, डरना नहीं है, कॉन्सेप्ट समझिए, सब क्लियर है, सारा चीज हम पढ़ाएं। ठीक है, नेक्स्ट अगर इसको बात करें, तीसरा नंबर बोल रहा है किरचॉफ का बिंदु नियम पालन करता है। तो याद करो किरचॉफ का बिंदु नियम को हम धारा नियम भी कहते थे, और याद रखना किरचॉफ का जो बिंदु नियम है वो आवेश संरक्षण के सिद्धांत का पालन करता है। किसके? आवेश संरक्षण। तो बोलो बी नंबर, आवेश के संरक्षता का सिद्धांत, बी नंबर। तो आज के लिए इतना ही था। उम्मीद करते हैं जितना भी न्यूमेरिकल वगैरह आज का क्लास में मज़ा आ गया होगा, हमको तो बहुत मज़ा आया, तो कुछ सीखने को भी मिला होगा। चलिए इसको अच्छे से एंजॉय कीजिए, और हम कहते हैं बढ़िया सीखते चलिए। अगला दिन इसका लेके आएंगे नेक्स्ट पार्ट, और ये अगला दिन आखिरी हो जाएगा इसका। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करो। सॉरी, आज यहीं तक।